प्रभारी मतलब यहाँ के चुनाव का जो खर्चा था उसने असम से लाके झारखंड के चुनाव की व्यवस्था कर दी। तो वो हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से आया हुआ, उसने अपने आदमी को नियुक्त कराया था और उसके माध्यम से पैसे उसने भी खाए। बताते हैं खाड़ी के देशों से भी पैसे मिले, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या थी। 80 लाख लोगों को भारत के नागरिकता से वंचित होना मुस्लिम जगत के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर के इनको बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किया और वो सरकार को उन्होंने दिया कि नीचे से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें धड़ल्ले से उनको कंप्यूटर के अंदर और मस्ती से क्लिक लग रहा है नागरिकता का, तो ये एक पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की जो प्रक्रिया चली उसने सबको एंट्री दे दी। तो इसके जो स्टेट डिप्टी कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा, वो भी IAS थे वहाँ के, असम के, वो असमिया मूल थे। प्रतीक हजेला तो शायद मध्य प्रदेश का, भोपाल में उसके भाई का। तो हितेश देव शर्मा को चिंता हुई कि ये क्या चल रहा है। उसने इसको लेके कुछ छानबीन शुरू की, कुछ उसने पकड़ा भी प्रक्रिया में कि कैसे गांव के गांव जो मुस्लिमों के थे उन सबको क्लियर कर दिया गया। उसने जब अपनी रिपोर्ट अपने प्रमुख को दी, कोऑर्डिनेटर को, प्रतीक हाजेला को, तो उसने कहा इसको अभी देखेंगे बात, ज़्यादा आप दौरे वोरे मत करो और उनको काम से दूर करें। अब उन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ शिकायत, पहली शिकायत थी करप्शन के खिलाफ। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है पूरे देश का, जो सरकारी सभी विभागों को ऑडिट करता है, CAG, उसके पास उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी भेजी। CAG का जो ऑडिट हुआ, मोटा फर्स्ट जो कहते हैं पहले नज़र का जो ऑडिट है सरसरी तौर पर, उसमें 260 करोड़ का घोटाला उसने पकड़ा। उसकी विधिवत रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट है 260 करोड़ के घोटाले की, और उसमें अनुशंसा की गई कि इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो रिपोर्ट कब आ गई थी? 5 साल पहले। अभी अपना आंदोलन चला तब अभी 2 महीने पहले, और कोर्ट में जब शिकायत हुई तो उन्होंने कोर्ट में भी शिकायत की हितेश देव जी, तब जाकर उस पर FIR हुई। हेमंत विश्व शर्मा की तो अभी जांच भी नहीं हुई। दूसरा, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी उन्होंने शिकायत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ काफ़ी पिटीशन है अभी, मतलब इसके खिलाफ भी पिटीशन लगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये NRC की प्रक्रिया फर्जी हो गई है, इसलिए इसको रोका जाए, इस नागरिकता सूची को, और फिर से इसकी सही तरीके से जांच, क्योंकि ये जो जारी करता है अधिकृत सूची, नोटिफिकेशन इसका, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, और अभी उसने विधिवत अपने साइन करके जारी नहीं की, नहीं तो ये अधिकृत रूप से सबके सब नागरिक हो जाते हैं। अभी वो नागरिक हुए नहीं हैं, सूची में 80 लाख लोगों के नाम आ गए। अब अपनी स्थिति यह है कि अपने को तो ये सब डिटेल मालूम नहीं था इतना अंदर का। हम लोग पिछले साल दिवाली के ठीक पहले यहाँ भी आए थे शायद ना, तब झारखंड आए थे। नहीं, पटने से चले गए, देवघर आए थे। देवघर, हाँ, होते हुए फिर। तो हम लोग गए थे असम, तिनसुकिया में। अपने पास फोन आया था जनहित पार्टी शुरू करने के लिए। तो एक दिन हम गुवाहाटी रुके जाते टाइम, तो अपने जो एक कार्यकर्ता हैं, जैसे आप लोग हैं, उनके यहाँ रुके थे। उनने कहा कि इस विषय पे चर्चा हुई NRC की प्रक्रिया पे। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि IAS अफसर है। तो हमने कहा आप इसके बारे में जो आप बता रहे हैं हमको, जो यहाँ हुआ है, क्योंकि वो मीडिया में काम करते एक अखबार में, असम के असम ट्रिब्यून में। हमने कहा अच्छे से उन्होंने बताया इसके बारे में कैसे कैसे गड़बड़। तो हमने कहा आप इसका एक हम आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम कुछ उस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा मेरे बजाय आप इसमें जिन्होंने काम किया है IAS अफसर हितेश देव शर्मा, उनका वीडियो रिकॉर्ड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर हम जब तिनसुकिया से लौटे
तो हमारी उनसे मुलाकात हुई हितेश देव जी से, और उनने हमको 2 घंटे में पूरा का पूरा ब्यौरा बताया कि कैसे गड़बड़ियाँ हुई, और बड़ी बेचैनी थी उनके अंदर। वो बोले इसके लिए कुछ होना चाहिए। बोले मैं अपने स्तर पर अकेले कर रहा हूँ, इधर लिखता हूँ चिट्ठी, उधर लिखता हूँ, पुलिस को भी दी मैंने, कोर्ट को भी दी मैंने, CAG को भी दी मैंने, सरकार को भी दी, प्रधानमंत्री को भी फाइल दी, संघ के जो स्थानीय प्रांतीय स्तर के अधिकारी हैं, प्रांत के, क्षेत्र के भैया जी जोशी को, मोहन जी को ही भेज दी, पर अभी तक किसी ने इस बात को लेकर कोई संज्ञान में नहीं लिया और कोई पहल नहीं। आप कुछ मदद करो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम लोग तय किया, उन्हीं के साथ बैठ के इसकी शुरुआत अपन असम से ही करते हैं। तो गुवाहाटी में इसके विरोध में एक धरना आयोजित करेंगे, ऐसा हमने कहा। धरना आप आयोजित करिए यहाँ के लोकल संगठनों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा, जो भी मिल जाए कुछ भी करो आप, और हमको बताइए, हम लोग आ जाएंगे। हमारा तो यहाँ कुछ है नहीं अभी पार्टी का। तब फिर उनने प्रयास करके, और वहाँ के 2 छोटे हिंदू संगठन थे लोकल, एक था हिंदू छात्र युवा परिषद और एक हिंदू राष्ट्र वामी समिति। 2 संगठनों के संयुक्त बैनर पे 11 नवंबर को दिवाली के बाद धरना आयोजित किया। उसमें हम लोग गए वहाँ पर, हमने भी अपना बैनर लगा दिया था क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल थी उनकी। फोरम उन्होंने रखी थी जनहित पार्टी की बजाय, हमने अपना जो पिछला फोरम था भारत हित रक्षा, उसका बैनर लगाया और पर्चे भी हमने वहाँ से अपना आंदोलन शुरू हुआ। फिर हमने यहाँ लौट के अपना जनजागरण अभियान चलाया और एक यात्रा अपनी पूरे 4 महीने की पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की यात्रा निकाली। और आगे चलते चलते हमने दिल्ली में अभी धरना भी दिया 26 मई को। यहाँ से भी उसमें 15 लोग गए थे, 15 ही थे ना? हाँ, 2 बच्चे सहित 15 संख्या थी। तो ये अपना उस घुसपैठियों के मुद्दे पे जो अभियान चला, उसका भी इतना ही असर हुआ है कि सरकार ने छुटपुट उन पर 100 पर, 50 पर, 200 पर छोटी मोटी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। पर उस 80 लाख घुसपैठियों की जो नागरिकता सूची है असम की, और वो नागरिकता कानून है जो कांग्रेस का संशोधन किया, उस पर कोई आज तक नहीं बोल रहा है, आज भी कोई नहीं बोल रहा है। और आप आश्चर्य करोगे कि इतनी सरकारें घुसपैठियों को मदद कर रही हैं, सबसे अधिक बदनाम है ममता बनर्जी। और घुसपैठियों के खिलाफ बोलने वाले पूरे देश में सबसे बड़े हीरो हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। पर पूरे देश में किसी को नहीं मालूम है कि एकमात्र राज्य ऐसा है भारत का कि जो उनको नागरिकता दे रहा है, असम राज्य। बाकी कोई राज्य उनको नागरिकता नहीं दे रहा है। फर्जी कागजात जरूर दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, उनको सारी सरकारी योजनाएं मिल रही उनको, पर नागरिकता मिल रही है असम में ही हो रहा है। और उसके बारे में ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, ना भाजपा का कोई नेता, ना ही किसी अपने जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद है या संघ है, कोई आज तक इस विषय में बोल ही नहीं रहा कि असम में 80 लाख की सूची को रोका जाए। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने एक अर्जी भी नहीं लगाई अभी तक उसको रोकने के लिए। तो ये एक देश के लिए बड़ी दुर्घटना है, एक एक्सीडेंटल केस है यहाँ के हिंदू आंदोलन के लिए। जनहित पार्टी ने और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अपनी ताकत से ज़्यादा, नई पार्टी इसके बाद भी अपनी ताकत से ज़्यादा आगे जाकर के इसके खिलाफ लगातार 8 महीने हो गए, नवंबर से लेके आज ये जून का महीना है, पूरे 8 महीने हो गए। 11 नवंबर से आज 12 जून। संथाल परगना के ऊपर तो ये संथाल परगना की यात्रा है। चूंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि विशेष परिस्थिति है संथाल परगना कि यहाँ पर चूंकि बंगाल से लगा हुआ हिस्सा है,
तो बड़े आराम से यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 10 सालों से लगातार ये चल रहा हो, ज्यादा ही चल रहा है तेज गति से, तेज हो गया हो 10-12 सालों में। और यहाँ पर वो बसने के लिए क्या करें, चूंकि यहाँ वो कानून लागू है जमीन का कोई, तो यहाँ के कैसे बसना है, अपने को जमीन लेना, जो तरीका उन्होंने ढूंढ दिया यहाँ की लड़कियों को फंसाना, उनसे शादी कर लेना। एक बार शादी कर ली उनके नाम से सब कुछ कर सकते हैं। जमीनें तो हो ही गई। बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है विधिवत, कि जिसमें सैकड़ों जो पंचायत हैं उसके सरपंच जो हैं वो महिलाएं बन गई हैं जिनके पति बांग्लादेशी घुसपैठिए। तो आज घुसपैठियों की जो सरकार है विधिवत, यहाँ के झारखंड संथाल परगना के गांवों में भी आज होने लगी है। ये एक भारत के जो भ्रष्टाचार है, मूल रूप से जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, तुष्टीकरण की राजनीति इसके लिए बदनाम थी, घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए। पर तुष्टीकरण करने वाली जो पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन भाजपा की सरकार रहते हुए भी भ्रष्टाचार ने ऐसा काम किया कि उसने इन घुसपैठियों को नागरिकता दी और इनको संरक्षण मिल रहा है। आज भी इस भ्रष्टाचार के कारण बीएसएफ सीमा पर है, बीएसएफ वालों को पैसे देकर वो सीमा में प्रवेश करते हैं, फिर यहाँ पैसे देकर के पंचायत में, नगर पालिका में, तहसीलदार के यहाँ जो भी सरकारी विभाग है जाकर के आराम से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बन जाता है और वो भारत के बढ़िया नागरिक की तरह टप्पे से वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, आराम से रह रहे हैं। और आज झारखंड में आके यहाँ की लड़कियों से शादी करके यहाँ की ज़मीन के भी मालिक हो रहे हैं और यहाँ की जो ग्राम सरकारें हैं, पंचायत, उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है देश की कि विदेशी लोग जिनका इस धरती के साथ, यहाँ की भावनाओं के साथ, यहाँ की परंपरा के साथ जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, वो शुद्ध स्वार्थ के लिए यहाँ पर आए हैं, वो लोग यहाँ पर इस प्रकार से संवैधानिक अधिकार हासिल कर लें। और थोड़ी संख्या में नहीं, 100, 200, 1000, 5000, 10,000 नहीं, लाख भी नहीं, ये करोड़ों की संख्या में हो जाए, ये किसी भी देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है कि ऐसी इतनी बड़ी संख्या है जो आसान टारगेट है विदेशी शक्तियों के लिए। इसलिए इस संकट के समय में और अपन ने लगातार इस आंदोलन को जारी रखा है और अपनी कोशिश है कि कैसे भी करके ये मुद्दा भारत के राष्ट्रीय पटल पर आए तो सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे। ये अपने अभी तक की इसको लेके जो मोटी मोटी रूपरेखा है मैंने बता दी इस मुद्दे को लेकर। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें तो पूछ सकते। कोई भी जानकारी ऐसी हो कि लग रही हो कि इसको और स्पष्ट करें, उससे अपन चर्चा कर लें।